भोजन और वस्त्र के बाद मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता उसके लिए रहा है घर। प्राचीन काल में आप देखते आए होंगे कि जब हमने प्राचीन प्रागैतिहासिक काल का जब हम लोगों ने अध्ययन किया होगा तो उसमें हमने पाया होगा कि प्राचीन काल में मानव जो है वो आदिवास के रूप में घरों और गुफाओं को यूज करता था। लेकिन जैसे जैसे मानव को समूह में रहने की आवश्यकता महसूस हुई, या तो वो सहायता के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर वो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो मानव ने क्या किया, मानव ने अपने आप को एक सामाजिक प्राणी बनाया और एक समूह में रहने लगे। वो समूह धीरे धीरे क्या हुआ, कबीलों का रूप लेता गया। बाद में चल करके जब हम लोग और विकसित हुए तो हम लोग बस्तियों, शहरों और महानगरों में परिवर्तित हो गए। तो ये अधिवास जो है वो मानव की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक रहा। लेकिन हर जगह अधिवास एक जैसा नहीं रहा और लोग हर जगह अलग अलग तरीके से बसे। अलग कहीं पहाड़ी प्रदेशों में बसे, कोई मरुस्थल में बसे, तो कोई मैदानी भागों में बसे, तो कोई पठारी भागों में बसे। तो 19वीं शताब्दी में जाकर करके लोगों का ध्यान इधर गया कि मानव के बसाव को भी अध्ययन में लाया जाए। तो सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ प्राचीन काल से कि प्राचीन काल में लोग कैसे बसे, ग्राम में बसे, शहर में बसे, उनका आकार कैसा था, उनके रहने का ढंग कैसा था, वो किस चीज़ को बेस बना करके कोई अधिवास बनाते थे। तो इस चीज़ का अध्ययन किया जाने लगा। इस चीज़ का अध्ययन इसलिए किया जाने लगा ताकि हम अपने प्राचीन काल में जो लोग गलतियाँ कर चुके हैं उससे कुछ सीखें और भूमि के उपयोग की भी चर्चा होने लगी। और इसकी सबसे अधिक चर्चा हुई सन 1930 के बाद, जब डडले स्टाम्प ने ब्रिटेन में भूमि सर्वेक्षण करवाया। जब उन्होंने ब्रिटेन में भूमि सर्वेक्षण करवाया तो तब जाकर करके विद्वानों में एक बहस स्टार्ट हुई कि क्या अभी जो हम विश्व में भूमि का उपयोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक समय के बाद जाकर करके विश्व की आबादी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, भूमि का जो क्षेत्र है वो उतना ही रहेगा। तो उस बड़ी जनसंख्या को उस भूमि पे कैसे बसाया जाए, तो इसको लेकर करके बहुत सारी बहस चलने लगी। तो इस बहस को कहाँ पर किस विषय के अंतर्गत रखा जाए, इसको लेकर के भी एक अपने आप में बहस था कि ये किसका क्षेत्र है। तो ये एक अलग ही सब्जेक्ट बनने की कगार पे था। उस समय में फिर भूगोल सामने आया और इसने कहा कि चूंकि ये मानव और प्रकृति दोनों से रिलेटेड है और दोनों का अध्ययन और दोनों के अंतर संबंध का अध्ययन किसमें किया जाता है, वो ज्योग्राफी में किया जाता है, भूगोल में किया जाता है। तब जाकर करके वहाँ पर विद्वानों का मत हुआ कि इसे ज्योग्राफी में हिस्सा दिया जाए और इसे ज्योग्राफी के अंतर्गत ही अध्ययन कराया जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी के लिए हो या नेट के लिए हो। आपको नेट में हर मतलब जो नेट की एग्ज़ाम होती है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन इससे रहता है, और यूपीएससी में भी मेंस में हर साल 1 क्वेश्चन इससे मिनिमम होता ही है। तो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आसिफ आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी लवर्स में। आज हम जानेंगे बस्ती भूगोल के बारे में। बस्ती भूगोल क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है कि मानव के हम बस्ती का अध्ययन यहाँ करते हैं जानने के लिए कि मानव कहाँ पर किस तरीके से बसता है और उसके बसने का आधार क्या होता है। यूपीएससी के बच्चों के लिए ये वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि यूपीएससी में भी पिछले बहुत से सालों में इस टॉपिक से लेकर के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में ग्रामीण अधिवास को की विवेचना कीजिए, या फिर पठारी भाग में कैसे ग्रामीण अधिवास है उसकी चर्चा कीजिए। तो इन सभी चीज़ों की क्वेश्चन मेंस में 200 वर्ड्स में देने के लिए पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो इसे देखें ध्यान से। इसमें हम ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक, माइग्रेशन और ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप प्रकार की चर्चा करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। भूगोल के 2 भाग हैं, पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के उच्चावच, जलवायु, पठार, मैदान, सागर, महासागर, वायुमंडल, इन सभी की चर्चा करते हैं। दूसरा आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम मानव के आर्थिक क्रियाकलाप, औद्योगिक प्रदेश, कृषि प्रदेश, कृषि के प्रकार, इन सभी की चर्चा करते हैं। जनसंख्या घनत्व। तो इसी बस्ती भूगोल को इसी की एक शाखा बनाया गया, मानव भूगोल की एक शाखा, जिसके अंतर्गत हम गांव, शहर, उसके आकारिकी, प्रकार, प्रतिरूप, इन सभी का अध्ययन करते हैं। और इन सब को प्रभावित करने वाले कारक जैसे भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, ये सभी कारक इनको प्रभावित करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे जानेंगे।
अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे दो भागों में विद्वानों ने बांटा है, एक ग्रामीण अधिवास, एक नगरीय अधिवास। तो अभी ये हमारा ग्रामीण अधिवास है, अगला वीडियो भी जो एक और पार्ट आएगा वो ग्रामीण अधिवास से ही आएगा। उसके बाद हम शहरी या नगरीय अधिवास की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन के बारे में हमने आपको पहले भी, जो हमारे बच्चों फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो जानते होंगे कि असर्शन रीजन बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। हमने आपको बोला कि पहले ऑप्शंस पढ़ लीजिए, ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप कथन को पढ़ें, कथन को सही या गलत है वो जांचें, फिर उसके बाद कारण पढ़े, सही या गलत है वो जांचें। तो पहले इसको सही है या गलत वो हम जाँच लेते हैं। जैसे जैसे हम बनाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। तो कथन है, ग्रामीण अधिवास के निवासी अपने जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं। जी बिल्कुल सही कथन है ये, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। फिर हम कारण पढ़ते हैं। कारण है, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना, पशुपालन, लकड़ी काटना एवं वन वस्तुओं का संग्रहण आदि होता है। तो ये कारण भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब ए और बी में है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या सही से करता है या नहीं करता है। तो इस सही व्याख्या करता है या नहीं करता है उसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कारण पढ़ने के बाद क्योंकि लगा देते हैं। क्योंकि का जवाब अगर हमारे कारण में है तो हम मानते हैं कि ये फॉलो कर रहा है। तो ग्रामीण अधिवास के निवासी अपने जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना, पशुपालन, लकड़ी काटना एवं वन वस्तुओं का संग्रहण आदि होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि ग्रामीण अधिवास के जो लोग हैं वो इन्हीं सब कारण से ग्रामीण कहलाते हैं, क्योंकि वो 75% की जो उनकी आबादी होती है वो किसी न किसी तरह से प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं। प्राथमिक कार्य हम आपको बताया जिसमें डायरेक्ट हम प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे भूमि का, जल का डायरेक्ट उपयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो प्राथमिक हमारा उद्योग प्राथमिक आर्थिक कारक कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे जान लेते हैं ग्राम किसे कहते हैं। आप समझ गए कि जहाँ में मतलब लोग रहते हो, समूह में रहते हो या फिर अलग अलग रहते हो। कुछ लोगों से लेकर के 5000 तक की जनसंख्या, हर देशों में इसकी जनसंख्या अलग अलग है। हमारे देश भारत में 5000 तक की जनसंख्या को ग्राम के अंदर लाया जाता है और कहीं 500 कहीं 1000 है। और जहाँ की जनसंख्या 75% जनसंख्या कम से कम कृषि कार्य में लगी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण अधिवास कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला भूमि, दूसरा जलापूर्ति, तीसरा सूर्य प्रकाश, चौथा जलवायु, पांचवा उच्चावच। कौन कौन सत्य है। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन बी 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन सी 1, 4 और 5, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाले कारण में पहले तो यह भौतिक कारण है। भौतिक कारण में भूमि जहाँ पर सपाट होती है या फिर कृषि योग्य होती है या फिर अधिवास बनाने के लायक चिकनी दोमट मिट्टी जो होती है, अगर ऐसी मिट्टी कहीं पे मिलती है तो वहाँ पर लोग बस जाते हैं। जैसे आप हमारे देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, वो या तो मैदानी भागों में है या तटीय भागों में है, क्योंकि वहाँ पर अधिवास बनाने के लिए मतलब जो समतल ज़मीन चाहिए वो है, या फिर कृषि कार्य करने के लिए समतल ज़मीन चाहिए वो है। जलापूर्ति, प्राचीन काल में आप देख लीजिए 5 सभ्यताएं हमारे लिए मेन है, जो मिस्र की सभ्यता, बोलिविया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता और भारत की हड़प्पा सभ्यता। ये पांचों सभ्यता कहाँ पे बसी, नदियों के किनारे बसी। नदियों के किनारे स्वच्छ जल मिल जाता है। स्वच्छ जल हमारे पीने के काम में भी आता है, सिंचाई के काम में भी आता है और यातायात के लिए भी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ग्रामीण अधिवास वहाँ पर बसते हैं जहाँ पर स्वच्छ जल मिलते हैं, जलापूर्ति होती है। आप देख लीजिए रेगिस्तान में भी जो हमारे कुछ लोग बसे हुए होते, ग्रामीण अधिवास मिलता है, वो क्या करते हैं, जहाँ पे मरुद्यान या छोटी छोटी जो है झील वगैरह होती है, जो एक उसके चारों ओर लोग बस जाते हैं, या फिर कुआं वगैरह होता है वहाँ लोग बस जाते हैं। तो जलापूर्ति भी बहुत अधिक है। सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊर्जा का मात्र एक स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है पृथ्वी के लिए। तो खेती के लिए हो या मानव के विकास के लिए हो, ये सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में लोग दक्षिणी ढाल की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में लोग दक्षिणी ढाल की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी ढाल की तरफ पर्वतों के लोगों का निवास है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश आसानी से मिलता है। दक्षिणी ढाल पर, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ढाल पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त
नहीं होता है पूरी तौर पे, वो छाया प्रदेश होता है, इसलिए वहाँ पर लोगों का निवास नहीं होता है। आप हिमालय में देख लीजिए, हिमालय का जो उत्तरी जो छोर है वो तिब्बत का हिस्सा, वो महान हिमालय का हिस्सा, उधर लोगों का निवास नहीं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पूर्णतः प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हमारा जो शिवालिक का है या फिर मध्य हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ हमारे यहाँ गढ़वाल, कुमायूं, दार्जिलिंग और सिक्किम वगैरह जैसे शहर बसे हुए हैं। अगला जलवायु, उपयुक्त जलवायु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उपयुक्त जलवायु नहीं है कि आपके पास, तो आप कहीं पे भी ग्रामीण अधिवास बसा नहीं सकते हैं। फिर उच्चावच, उच्चावच भूमि से रिलेटेड है, वो आपको हमने बता दिया है। उसके अलावा अब आता है मानवीय कारण। मानवीय कारक में आपको आर्थिक कारक, जहाँ पर लोगों को व्यवसाय की व्यवस्था हो या कृषि का व्यवस्था हो, वहाँ पर लोग बसते हैं। जहाँ पर लोगों की मांग हो, डिमांड हो, वहाँ पर भी लोगों का बसाव होता है। स्वास्थ्य कारक, जहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्सालय वगैरह हो, वहाँ पर लोगों का निवास हो जाता है। फिर उसके बाद सांस्कृतिक कारक आता है। सांस्कृतिक कारक में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एक संस्कृति के लोग रहते हो, एक जाति के लोग रहते हो, एक धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पर लोगों का बसाव हो जाता है। फिर आप उसके बाद धार्मिक कारक देख सकते हैं, जहाँ पर लोगों को कब्रिस्तान हो, शमशान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, वहाँ पर लोग बस जाते हैं। फिर आता है उसके बाद सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा। कुछ लोग जो है सुरक्षा की भावना से बसते हैं। जैसे प्राचीन काल में जो है लोगों का बसाव हुआ, एक जगह पर इकट्ठा होकर के बसे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि जंगली जानवर हम पर हमला करेंगे, तो उससे बचने के लिए वो एक जगह आए। और अभी भी वर्तमान में बहुत सारे जगह लोगों का बसाव ऐसा है कि वो मतलब प्राकृतिक आपदा या फिर किसी जंगली जानवर या किसी दूसरे कबीलों के हमले से बचने के लिए एक तरह का अधिवास बनाते हैं। तो हर तरह से प्रभावित होता है ये सब कारक है जो हमारे ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों, उच्च भूमियों अथवा शुष्क तथा अर्धशुष्क मरुस्थलों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए सघन बस्तियां, ऑप्शन ए सघन अधिवास, ऑप्शन बी अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास, ऑप्शन सी परविकरण अधिवास, ऑप्शन डी पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परविकरण अधिवास। इसका डिटेल आगे की क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, तो हम उसको पहले आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल करेंगे। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों को सरकार द्वारा बसाया जाता है? ऑप्शन ए सघन अधिवास, ऑप्शन बी अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास, ऑप्शन सी परविकरण अधिवास, ऑप्शन डी पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास। तो जब ग्रामीण अधिवास को हम प्रकार में बांटते हैं तो हम उसको उसके बसाव के यानी सघनता के अनुसार 4 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है हमारा परविकरण अधिवास, जिसमें गांव जो है, एक गांव होता है, उसमें एक जो घर होते हैं वो काफ़ी दूरी पर होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर की दूरी पर, या फिर कुछ दूरी पर गांव लोगों के घर होते हैं। इसका कारण होता है कि ये ऐसे गांव जो है अक्सर मरुस्थलीय प्रदेश में, तटीय प्रदेशों में बनाए जाते हैं। इनका घर जो है एकाकी होता है, छोटा होता है, और इस प्रकार के जो ग्रामीण अधिवास के निवासी होते हैं वो स्वावलंबी होते हैं, यानी खुद पर डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ मतलब लोगों को खेती भी बहुत होती है, खेतों का आकार भी बहुत रहता है, तो इस तरह के अधिवास इस प्रकार का अधिवास होता है। अगला आता है सघन अधिवास। इसे ही हम लोग सामूहिक या पुंजित अधिवास भी कहते हैं। इसमें लोग बहुत टाइट बसे होते, बहुत करीब बसे होते हैं। भूमि का आकार छोटा छोटा होता है, घर का आकार भी छोटा छोटा होता है। ये लोग बेड़ों, चारागाहों से अलग होते हैं। खेतों के बड़े एक प्लॉट होता है, उसके निकट जो भी 10 या 20 खेतों के मालिक होते हैं वो आपस में एक जगह पे बस जाते हैं। इस तरह का अधिवास भारत में मुख्यतः नदियों के किनारे देखा जाता है, जलोढ़ मैदानों, उपजाऊ मैदानों के पास देखा जाता है। अर्धसघन ग्रामीण अधिवास, ये वैसा अधिवास होता है जहाँ पर 2-4 घर एक जगह पर होता है, फिर उस थोड़ा सा गैप होता है, फिर 2-4 घर एक जगह पे होता है। ऐसा करने का काम होता है मेनली कि ये न्यूक्लियस रूप ले लेता है। इसका कारण है कि यहाँ पर जो है, इसका मुख्य कारण होता है कि ये समाज उन्मुखी या समाज विमुखी कारकों के कारण ऐसे अधिवास बसते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्राम है, उसमें 4-5 जाति के लोग रहते हैं, तो अक्सर एक जाति के लोग एक जगह पे हो जाते हैं, फिर थोड़ी दूर पर जाकर करके फिर दूसरी जाति के लोग होते हैं। प्राचीन काल में ऐसा ही होता था। जमींदार जो होते थे वो अपने
काम के लिए, अपनी सहायता के लिए लोगों को बसाते थे। तो अब गांव के एक हिस्से में खुद होते थे, गांव के दूसरे हिस्सों में उन लोगों को अलग अलग जाति को बसाते थे, या फिर वो हजाम हो या जुलाहे हो, इस तरह के जो जातियाँ होती थी, छोटी जातियाँ, उनको अपने काम के लिए, अपने खेतों में काम करने के लिए या घरों में काम करने के लिए उनको बसाया जाता था। फिर इससे धीरे 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 वो बड़ी गांव में कन्वर्ट हो जाते थे। फिर उसके बाद चौथा आता है पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास। इसे हम लोग पाढ़ा, पल्ली, नागल, ढानी भी कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि ये कोई मूल बस्ती नहीं होती, ये बिखराव की बस्ती होती है। इसमें जो है एक किसी नदी को, नहर को या फिर किसी रोड को पकड़ कर फॉलो कर करके लोग बसते हैं। अक्सर ये जो अधिवास होता है वो सरकार बसवाती है। जैसे हमारे यहाँ इंदिरा गांधी नहर बना था राजस्थान में, तो सरकार ने नहर के चारों ओर लोगों को ज़मीन अधिग्रहित कर करके बसाया था। अगला प्रश्न है, विन्यास के आधार पर ग्रामीण अधिवास के कौन कौन से प्रतिरूप होते हैं? पहला मैदानी गांव, दूसरा तटीय गांव, तीसरा पठारी गांव, चौथा वन गांव और पांचवा मरुस्थली गांव। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन बी 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन सी 1, 4 और 5, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जब अब ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप पर हम आते हैं, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप जो होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, विन्यास के आधार पर। विन्यास से मतलब हो गया कि किस क्षेत्र में वो बसे हैं, गांव में बसे हैं, मैदानी गांव है, या तटी के भाग में बसे हैं, या पठारी भाग में बसे हैं, या वन के आसपास बसे हैं, या मरुस्थल में है। तो ये हो गया। दूसरा होता है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर जहाँ पर एक जाति के लोग या एक जैसे काम के लोग बस जाते हैं, उन्हें हम लोग, उस गाँव को हम लोग उस काम करने वालों के गांव से पुकारते हैं। जैसे लकड़हारों का गांव, मछुआरों का गांव, जुलाहों का गांव, इस तरह से हम लोग उसे पुकारते हैं, या फिर वो उस तरह का रूप ले लेता है। फिर अगला होता है आपको बस्तियों की आकृति के आधार पर, कि वो कौन सी बस्ती किस तरह से बसी है, उसकी आकृति कैसी है। तो उस आधार पर हमारे पास बहुत सारे अधिवास होते हैं, जैसे रैखिक प्रतिरूप, आयताकार गांव, वृत्ताकार गांव, तारानुमा गांव, या फिर दोहरे गांव, सीढ़ी आकार के गांव। इस तरह से बहुत सारे गांव होते हैं। अगला प्रश्न है, रैखिक प्रतिरूप गांव के किस किस क्षेत्र में मिलते हैं? अगला प्रश्न है, रैखिक प्रतिरूप भारत के किस किस क्षेत्र में मिलते हैं? ऑप्शन पहला है उड़ीसा के समुद्र तट पर, दूसरा झारखंड के संथाल परगना पर, तीसरा आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में, चौथा गुजरात के सौराष्ट्र वक्फ क्षेत्र में, पांचवा तमिलनाडु के नेल्लौर और कोयम्बटूर में। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 4 और 5, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नहीं, बल्कि सिर्फ नेल्लौर में मिलता है। पहले रैखिक प्रतिरूप होता क्या है? जब किसी सड़क को या किसी नदी को या किसी रेल की पटरी को फॉलो कर करके लोग उसी के साथ समानांतर बसते चले जाते हैं, तो वो रैखिक प्रतिरूप कहलाता है। एक रेखा के रूप में गांव बसता चला जाए तो उसे रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। अगला प्रश्न है, आयताकार प्रतिरूप से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, ऐसे प्रतिरूप वाली बस्ती समतल या चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में होती है। दूसरा, ये आयताकार रूप में इसलिए होती है क्योंकि यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और घरें सड़कों के किनारे बसी होती हैं। तीसरा, ऐसे प्रतिरूप सामान्यतः वैसे क्षेत्रों में होती है जहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं या लुटेरों के आक्रमण का डर रहता है। चौथा, जब ऐसे प्रतिरूप किसी जल स्रोत या तालाब के निकट बसे हों तो इसे पर कोटा घेरा कहते हैं। उपयुक्त में से कौन कौन सही? ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, यानी आयताकार प्रतिरूप के बारे में ये सभी बातें सही हैं। भारत में आयताकार प्रतिरूप जो है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर वगैरह में, क्योंकि धूल भरी आंधियाँ वहाँ चलती है, मरुस्थलीय क्षेत्र है इसलिए, और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में पाया जाता है। और ये कैसा होता है, एक तरफ से आप इसे देख सकते हैं कि एक सड़क ये आ रही है, एक सड़क ये आ रही है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है। तो जब सड़कों के किनारे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे और ऐसे 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 बस जाएगा, तो ये देखिए एक आयताकार का रूप ले लिया, तो इसलिए इसे आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरूप
से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, ऐसे प्रतिरूप झील, तालाब, वटवृक्ष, कुआं, मुखिया या पंचायत घर के चारों ओर ऐसे घर बसे होते हैं। दूसरा, पशुओं को रखने तथा जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु इस प्रतिरूप की बस्तियों के मध्य भाग को खुला रखा जाता है। तीसरा, राजस्थान में मीठे पानी के कुएं के चारों ओर ऐसे वृत्ताकार गांव बसे हैं। चौथा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब और गंगा यमुना के दोआब में ऐसे अधिवास मिलते हैं। उपयुक्त में से कौन सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4। ये सभी बातें जो वृत्ताकार प्रतिरूप है उससे संबंध है, सही है। वृत्ता एक इस तरह से होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मंदिर है, उसके चारों ओर बस जाए, या मीठे पानी कुएं का जल हो तो उसके चारों ओर बस जाए, या फिर वट वृक्ष है, मुखिया का घर हो, पंचायत हो, तो उसके चारों ओर लोग बसना चाहते हैं ताकि उनको उस सभी की जो सुविधा मिल सकती है वो मिल सके, वो उससे अछूते नहीं रह सके। मान लीजिए यहाँ पे मुखिया घर है, कोई यहाँ बसा हुआ है तो उससे बहुत दूरी ट्रैवल कर करके आना पड़ेगा अपनी शिकायत को लेकर के। पंचायत घर है, वहाँ आना पड़ेगा तो अपनी दूरी को, अपनी शिकायत लेकर के बहुत दूर आना पड़ेगा। अच्छा, मुखिया से मैं रिलेटेड बता देता हूँ। पहले ग्राम के मुखियों का चुनाव जो है वो इलेक्शन के थ्रू नहीं होता था। गाँव में जो एक पुराने वंश के लोग होते थे उन्हीं को मुखिया माना जाता था, इसलिए यहाँ पे मुखिया दिया गया। ये मत समझिए कि अभी तो इलेक्टेड है भाई तो इसका क्या मतलब कि जब मुखिया चेंज होगा तब उसी के घर के आसपास लोग बसेंगे, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल की बात हो रही है। वर्तमान में लोग इस मुखिया के घर को फॉलो करना बंद, पंचायत घर को फॉलो करना चालू कर दिए हैं। और कुछ वृत्ताकार में ऐसा होता है कि ये बीच का खाली जगह होता है, यहाँ पर लोग अपने पशुओं को सभी लोग बांधते हैं ताकि पशु जो है वो जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके, दूसरे कबीलों के लोगों से सुरक्षित रह सके, या फिर कहीं बाहर भाग करके नहीं जाए, या फिर अगर जंगली जानवर आते हैं या फिर कुछ हो तो उनको भागने का एक रास्ता मिल सके। ऐसा ना हो कि वो गांव में आकर करके वो घबरा जाए और गांव के लोगों पर अटैक कर दे। अगर मान लीजिए कोई जंगली जानवर गांव में घुस जाता है तो उसे निकलने का आसानी से रास्ता मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या ग्रामीण अधिवासियों की समकालीन समस्या है? पहला, स्वच्छ जल और मलिन बस्ती। दूसरा, जन सुविधा का अभाव। तीसरा, परिवहन एवं संचार। चौथा, चिकित्सा और शिक्षा। पांचवा, आपदा एवं प्रदूषण। उपयुक्त में से कौन कौन सही? ऑप्शन ए 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2, 3, 4 और 5। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मलिन बस्ती नहीं होगी। मलिन बस्ती गाँव में नहीं पाई जाती। मलिन बस्ती का मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे घर का एक छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, वहाँ किसी चीज़ का प्रॉपर रूप से इंतज़ाम नहीं, ना जल का इंतज़ाम है, ना शौच का इंतज़ाम है, ना खाने पीने का सही से इंतज़ाम है। लोग एक छोटे से कमरे में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। मलिन बस्तियाँ भारत की बहुत बड़ी समस्या है। और अभी चूँकि कोरोना वायरस हमारे मुंबई के धारावी जो मलिन बस्ती है, जो स्लम एरिया है, उसमें प्रवेश कर गया है, तो यूपीएससी मेंस के जो बच्चे हैं वो मलिन बस्तियों से रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके जाए, क्योंकि उनको इस पर एक क्वेश्चन आना है। रही बात आगे, मलिन बस्ती पे हम एक वीडियो स्पेशल लेकर के आएंगे जिसमें मलिन बस्तियाँ क्या होती है और उनके क्या क्या मतलब समस्याएं हैं और उससे कैसे छुटकारा पाना है, उसको लेकर करके हम एक वीडियो एक लेक्चर लेकर के आएंगे। वो अभी नहीं, वो नगरीय अधिवास का मेन बात, मलिन बस्तियाँ मेनली नगरीय अधिवास का टॉपिक है, वहाँ पर इसको हम लोग को पढ़ना है। तो ग्रामीण अधिवास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी स्वच्छ जल। स्वच्छ जल नहीं मिलने के कारण क्या होता है, यहाँ चिकित्सा समस्या उत्पन्न हो जाती है। चिकित्सा का भी यहाँ पर सही से व्यवस्था नहीं होता है। हमारे भारत में तो और कई मतलब किसी गांव में, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं, वो दूर किसी गाँव पर डिपेंडेंट होते हैं, या अपने ब्लॉक या पंचायत घर के पास जा कर के चिकित्सा के वहाँ प्राथमिक उपचार केंद्र मिलता है। और पानी स्वच्छ नहीं होने के कारण क्या होता है, हैजा, मलेरिया जैसी बीमारियां जो है, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल जाती है। जन सुविधाओं का अभाव, यानी सड़कें नहीं हैं, इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, और यातायात की व्यवस्था नहीं है, दूरसंचार की कमी है, ये और या फिर और सुविधाएं जैसे पक्की
और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो इन सभी चीज़ का अभाव रहता है। जैसे किसी बीमारी का आना, उसके बारे में सरकार ने कैसे कैसे जागरूकता फैलाए उसके बारे में नहीं जानना, ये भी जन सुविधाओं का अभाव है। जैसे अभी कोरोना वायरस है, हमारे देश के बहुत सारे गाँव को पता भी नहीं था कि कोरोना वायरस को इसी तरह का कोई प्रकोप है। जब लॉकडाउन हुआ तो उन्हें समझ में नहीं आया कि लॉकडाउन क्यों हुआ है। जब 10 दिन 15 दिन बीत गया, उन्होंने न्यूज़ को देखा किसी तरीके से, तब उनको पता चला कि अच्छा कि इस तरह से भी कुछ बीमारियां हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। तब उनको जा करके पता चला कि अच्छा कि इसका बचना क्या है, इससे क्या। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। अभी परिवहन और संचार हम आपको बता ही चुके हैं। चिकित्सा और शिक्षा का क्या है, कई गाँव में तो प्राथमिक स्कूल भी नहीं होता है, और कॉलेज और हाई स्कूल की तो बात बहुत दूर की है, वो दूसरे किसी गांव पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके लिए बच्चों को रोज़ कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। चिकित्सा और शिक्षा, इन दो चीज़ों के अभाव के कारण ही ये लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिसके कारण ये शहर पर अधिक दबाव बढ़ा देते हैं। आपदा और प्रदूषण, आपदा में क्या है, आपदा अक्सर बाढ़, सूखा या भूस्खलन जैसी समस्याएं ग्रामीण अधिवास में होता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि हमेशा ज़्यादा वर्षा होने पे भूस्खलन हो जाता है, और चक्रवात, तटीय भागों में चक्रवात वगैरह ये समस्या पैदा कर देती है। प्रदूषण, मल जल, खुले में शौच करना या फिर कूड़ों का सही से निपटान नहीं करना, और पक्षियों के जो मल वगैरह होते हैं वो, इन सभी चीज़ों के कारण जो पॉल्यूशन भी गांव की एक समस्या है। दूसरी बात, चूल्हे पे खाना बनाना जिससे लकड़ी का धुआं होता है। आप देख लीजिए मैक्सिमम वहाँ जो ग्रामीण की महिलाएं होती है उन्हें सांस की प्रॉब्लम हो जाती है चूल्हे पे खाना बनाते बनाते। तो ये हमारे ग्रामीण अधिवास की समकालीन समस्याएँ हैं। और अगला और आज का आखिरी है, विश्व में ग्रामीण अधिवासों के वितरण से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, विश्व की आधी से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है। दूसरा, कृषि प्रधान और विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक, जबकि औद्योगिक तथा विकसित देशों में कम। तीसरा, 19वीं शताब्दी में औद्योगिक तथा नगरीयकरण में वृद्धि के परिणामस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या में क्रमिक ह्रास हुआ। चौथा, भारत में नगरीयकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण की प्रक्रिया है। उपयुक्त में से कौन कौन सही? ऑप्शन ए 2, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या यानी लगभग 53% के आसपास की जो जनसंख्या वो गाँव में निवास करती है। उसमें भी ये हर जगह अलग अलग है। जैसे जो अर्धविकसित देश है या फिर विकासशील देश है, वहाँ जो है 60 से 70% से भी अधिक जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है। जैसे नेपाल में 88%, थाईलैंड में 80%, वियतनाम में 76%, श्रीलंका में 77%। इसके विपरीत जो विकसित देश है वहाँ ग्रामीण जनसंख्या की बहुत ही कम है। ग्रामीण जनसंख्या क्या जो है वो बहुत ही कम है। जैसे बेल्जियम में 3%, अर्जेंटीना में 12%, यूनाइटेड किंगडम में 12%, जर्मनी में 13%, ऑस्ट्रेलिया में 15%, जापान में 21%। तो हमें ऐसा नहीं कि विश्व में हर जगह एक ही जैसा इसका वितरण मिलता है। वो डिपेंड करता है कि कौन देश कितनी विकसित है या फिर वहाँ रोजगार के कैसे अवसर है, लोग कैसे कार्य को करना पसंद करते हैं। दूसरा, कृषि प्रधान और विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या अनुपात। अगला, 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण और नगरीकरण में वृद्धि हुआ तो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके शहरी क्षेत्रों में जाने लगे। उसका कारण था कि वहाँ रोजगार की व्यवस्था थी, वहाँ चिकित्सा अच्छी थी, वहाँ शिक्षा अच्छी थी, वहाँ संचार का व्यवस्था था, वहाँ यातायात का व्यवस्था था, वहाँ मानव जीवन के लिए हर सुख सुविधाएं मिलती थी। खास करके ग्रामीण जो जनसंख्या में है उसमें ह्रास होने का कारण ये था कि गांव के लोग कृषि कार्य करते थे, और कृषि कार्य साल में कुछ टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में, थोड़े टाइम के लिए होता था, और उसमें महिलाएं भी करती थी। तो उसके बाद क्या होता था, बाद बाकी टाइम पुरुष खाली बैठे रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ों को, और भाई परिवार की ज़रूरतें हैं वो पूरे वर्ष है, वो तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे है नहीं। और कभी आपदा के कारण सूखा होना, वृष्टि होना, अंधड़ होना, इसके कारण क्या होता था, फसल बर्बाद हो जाती थी। तो आर्थिक स्थिति की समस्या बहुत अधिक थी। तो इसके लिए ग्रामीण के लोगों ने अपना एक सुझाव, अपने आप में एक उपाय निकाला कि ऐसा करते हैं कि हम जिस समय कृषि करना रहेगा उस समय में हम अपने गाँव चले आएंगे, और उसका जब हम कृषि कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हम फिर कृषि से कार्य को करके फिर हम शहर चले जाएंगे, वहाँ अपना जो है नौकरी पेशा करेंगे, मजदूरी करेंगे, ताकि हम अपने घर को चला सके, हम अपने घर की आवश्यकताओं को पूरी से कर सकें। उसके बाद महिलाएं भी उतनी सक्षम थी कि पुरुषों के न रहने पर थोड़ी बहुत ग्रामीण जो
खेती वगैरह से रिलेटेड काम है, पशुओं को पालना है, वो कर सकती थी। अभी हमारे देश में जो मजदूरों की समस्या है कोरोना वायरस को लेकर के, उनकी एक समस्या ये भी थी कि अभी गेहूं की कटनी का समय था, रबी की फसल कट रही थी, तो लोग वहाँ से आते, अपने खेत खलिहानों में काम करते, या फिर उससे जो अनाज वगैरह बचता उसे बेचते, पैसा इकट्ठा करते और उससे अपनी कुछ और कामें को करते। वो नहीं, वो इसलिए भी और आने के लिए बेताब है कि यहाँ आकर करके, क्योंकि कोई तो निकल नहीं रहा है, कोई कहीं जा नहीं रहा है, तो उन्हें मजदूर भी नहीं मिलता, तो वो अपने ही खेत में काम कर करके अपने फसल को बचा लेते। तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण है मजदूरों का अपने घर आने वापस का। ये समय था, लोग अक्सर आते हैं। आप देख लीजिएगा कि जब भी बुआई कटाई बेचने का समय होता है फसल को, तो लोग अपने गांव की ओर, अपने घर की ओर वापस आते हैं। वर्तमान में भारतीय नगरीकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण ही रहा है। स्थानांतरण प्रमुख बड़े नगरों की ओर हो रहा है, जिसे हम लोग टॉप हैवी पैटर्न अर्बनाइजेशन की संज्ञा देते हैं। इसका कारण है भारत में बड़े शहरों के लोग, जैसे यूपी और बिहार के मैक्सिमम लोग आपको या तो दिल्ली में मिलेंगे, या अहमदाबाद में मिलेंगे, या मुंबई में मिलेंगे, या कोलकाता में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़े महानगर है, यहाँ काम बहुत आसानी से मिल जाता है और काम का मेहनताना भी अधिक मिलता है। तो इसीलिए लोगों के यहाँ आने का मुख्य कारण ये भी है। लोग 5-10 साल रहते हैं अकेले, उसके बाद वो पूरे परिवार को लेकर के यहाँ चले आते हैं। जिनका गांव में खेती वगैरह रहता है वो वहाँ रुकते हैं, जिनका खेती वगैरह वहाँ नहीं रहता है वो क्या करते हैं, वो पूर्णतः सब कुछ समेट कर करके शहर में ही बस जाते हैं, यहीं अपना व्यापार करते हैं, यहीं अपना मजदूरी करते हैं, और परिवार के अन्य लोग भी आकर के यहाँ काम करते हैं, जिससे उनका परिवार को चलाना आसान हो जाता है। तो ये थे आज के हमारा पूरा नगरीय ग्रामीण प्रवास से भी रिलेटेड और वितरण से भी, और पैटर्न में हमने पूरे पैटर्न को नहीं लिया है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें थोड़ा और जो होगा पैटर्न सबकी चर्चा हम करेंगे। गांव की भूमि उपयोग कैसे बदली है, उसमें बदलाव कैसे हुआ है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यूपीएससी के बच्चे जो है वो यहाँ पर इससे जो अगर किसी तरह का प्रश्न आपसे कि ग्रामीण अधिवास की समस्या क्या है, या ग्रामीण अधिवास में पैटर्न क्या है, या ग्रामीण अधिवास के समकालीन मुद्दे क्या हैं, या ग्रामीण अधिवास कैसे बचता है, तो अब आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो ग्रामीण अधिवास से रिलेटेड पहला पार्ट हमारा ये था। आप आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आसपास साफ सफाई रखें, पेड़ पौधों पशुओं का ध्यान रखें, पानी बचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।